तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है 2 दिनों बाद फिर से आज एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अब चूंकि 2 दिन का ब्रेक था तो मैंने सोचा कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ जो शायद आपको बेहद पसंद आए, जिसको आप अंत तक सुने। क्योंकि कई ऐसी कैटेगरी हैं जिसको आप सुनना बहुत पसंद करते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप बस अवेयरनेस के लिए देख लेते हैं। अब इतने दिन से सुना रहा हूँ तो इस बात की भी अच्छी खासी नॉलेज है कि ऑडियंस को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो 2 दिन का ब्रेक था, सो एक रिश्वत के रूप में कहें या फिर घूस के रूप में कहें, आपके सामने आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी को बहुत ज़्यादा तवज्जो शायद नहीं मिली, चूँकि उस समय जिस देश में ये घटना हुई थी उस देश का लगभग हर देश पे शासन था, जिसने न जाने कितने देशों पर राज किया था। लिहाजा उसके देश में जब ऐसी घटना घटी तो उसने हर जगह इस खबर को दबा दिया। ये खबर ज़्यादा बाहर नहीं आई, लेकिन जिसने भी सुना था, जिसने भी जाना था इस घटना के बारे में, एक तरह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे कि कोई महिला इस कदर कैसे कर सकती है। कहानी 400 बच्चों के कत्ल की है। कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे एक बार गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन पुलिस ने उसे महज एक एक्सीडेंट समझ के, ज़्यादा सबूत न मिलने के अभाव में उस महिला को छोड़ भी दिया। और बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, ये सारी चीज़ें बड़ी नाटकीय रूप से हुई। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधा चलूँगा कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1837, जब एक अमेलिया डायर नाम की महिला का जन्म होता है। अमेलिया का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में, इससे बड़ी 4 और बहनें थीं। बाप पहले ही मर चुका था, माँ की मानसिक हालत खराब थी, यानी जो लालन पालन हो रहा था इसकी जो बाकी 4 बहनें थीं वही कर रही थी। लालन पालन बेहद सामान्य तरीके से हो रहा था, घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत खाने पीने का इंतजाम जैसे तैसे होता था, माँ का इलाज भी चल रहा था, दवाएं भी चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अमेलिया जब बड़ी होती गई तो धीरे धीरे इसकी एक एक बहन की शादी होती गई। बड़ी बहन की शादी हुई, उसके बाद जिम्मेदारी सेकंड नंबर की बहन ने संभाला, उसकी भी शादी हो गई, उसके बाद किसी और ने जिम्मेदारी संभाली। लेकिन देखते ही देखते जब चारों बहनों की शादी हो गई तो पूरे परिवार की माँ की जो जिम्मेदारी थी वो अमेलिया पे आ गई। अमेलिया अपनी इस जिम्मेदारी को उठाती है, ठीक ठाक तरीके से अपना लालन पालन करती है, अपनी माँ का भी ख्याल रखती है, उसकी दवाएं करवाती। लेकिन इसी बीच जैसे थोड़ा समय बीतता है, अमेलिया 17-18 साल की होती है, तैसे ही इसकी माँ की भी मौत हो जाती है। अब 4 बहन जिसकी पहले से शादी हो चुकी है, 5वें ये खुद थी, माँ की मौत हो चुकी है। और ब्रिटेन में, विदेशी मुल्कों में, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे अगर किसी परिवार में किसी को कुछ होता है तो सगे बच्चों को तो छोड़िए, जितने रिश्तेदार होते हैं वो भी जमावड़ा लगा लेते हैं। इसके उलट विदेशों में बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप से मतलब खत्म हो जाता है। और यही कुछ उस समय ब्रिटेन में भी हो रहा था। अमेलिया की माँ के मरने के बाद इसकी जो बाकी बहनें थीं वो अमेलिया को पूछती तक नहीं, यानी इसे जो अपना घर चलाना था, जो अपना रोजगार ढूंढना था, जो अपनी जीवन यापन की सारी चीज़ें करनी थी, इसे खुद करनी थी। जैसे तैसे करके अमेलिया कहीं मेहनत करती, कहीं मजदूरी करती, इधर उधर सारी चीज़ें करती, थोड़े बहुत पैसे कमाती, अपना घर चलाती। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया और इसे लगा कि अब शायद महंगाई बढ़ रही है और खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इसी बीच इसकी नज़र एक लगभग 60 साल के बूढ़े जॉर्ज पर पड़ी। अब अमेलिया देखने में काफ़ी खूबसूरत, जॉर्ज भी अय्याश किस्म का। ये जॉर्ज के पास जाती है, उसे शादी का प्रपोजल रखती है। जॉर्ज भी खूबसूरत लड़की देखता है, लगभग 23-24 साल अमेलिया की उम्र थी। खूबसूरत लड़की देखता है, देखने के बाद जॉर्ज के मन में भी आ जाता है कि चलो इससे शादी कर लेते हैं। इसके बाद बाकायदा इन दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद अमेलिया की जो जिंदगी थी कहीं ना कहीं पटरी पे आ चुकी थी, गरीबी से सीधा किसी अमीर के घर में शिफ्ट होती है। शादी के बाद अमेलिया को एक बेटी भी होती है। अच्छी खासी जिंदगी अब चलने लगती है, बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो जॉर्ज था उसकी भी उम्र बढ़ने लगती है। 5-6 साल और बीतते हैं। बीतने के बाद अचानक से जॉर्ज की मौत हो जाती है।
अब अमेलिया जहाँ से शुरू हुई थी कायदे से फिर से वहीं आ जाती है। पहले गरीबी में माँ की मौत हुई, जैसे तैसे खुद को संभाला, शादी की, पति की मौत हो गई, अब जैसे तैसे खुद को फिर संभालती है। लेकिन इस बार जिम्मेदारी के रूप में एक बेटी भी थी, इसे भी पालना पोसना था। अब अमेलिया 1850-60 के आसपास, न ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजी थी न इतनी कोई चीज़ थी। अमेलिया करे तो करे क्या। लिहाजा जब समय बीतता रहता है तो अमेलिया के दिमाग में आता है कि क्यों ना नर्सिंग की पढ़ाई कर ली जाए, कोर्स कर लिया जाए, ताकि कहीं किसी की दवा करके किसी हॉस्पिटल में काम करके थोड़ी बहुत रोजगार को चलाया जा सके। अमेलिया दिन भर मजदूरी करती, जो कुछ पैसे कमाती उसी बीच नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, नर्सिंग की कोर्स करती है। समय बीतता जाता है और 1872 में अमेलिया एक बार फिर से एक दूसरे आदमी से शादी करती है। आदमी ने अपने आप को एक फैक्ट्री का मैनेजर बताया था, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि ये फैक्ट्री का जो मैनेजर बता रहा है दरअसल ये फैक्ट्री में मजदूर है। अब ये चीज अमेलिया को जब पता चलता है तो एक तरह से अमेलिया फिर डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होने के बाद जब तक ये सारी चीजें पता चलती है तब तक अमेलिया के इस नए पति से भी 2 बच्चे हो जाते हैं। अब एक बेटी पहले से, 2 बच्चे बाद में हो गए। बाद में इस मजदूर ने तलाक भी दे दिया, इन दोनों बच्चों को अमेलिया के पास छोड़ दिया। अब अमेलिया को घर खर्च चलाना, अपना खर्चा उठाना, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनका खर्चा उठाना, ये चीजें इस कदर मुश्किल हो रही थी कि अमेलिया अब नए नए तरीके पैसे कमाने के लिए खोजने लगती है। समय बीतता जाता है, कहीं मजदूरी करती, कभी किसी के घर जाके बर्तन मांज देती, कभी किसी के बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने का जिम्मा उठाती, उससे पैसे कमाती। ये सारी चीजें चलती रहती। इसी बीच अमेलिया को आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज़्यादा दौड़ धूप भी ना करना पड़े, मैं अपने बच्चों के करीब भी रहूं और ठीक ठाक पैसे भी कमा लूं। अब ये प्लान जब अमेलिया के दिमाग में आता है तो अमेलिया सबसे पहले एक बेबी फार्म खोलती है। अब जिन लोगों को नहीं पता बेबी फार्म क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन जैसे देश में 51% बच्चे बिन ब्याही मां के पैदा होते हैं। अब जिस देश में 51% बच्चे शादी से पहले पैदा हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि माँ बाप ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, ऐसे बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहते। लिहाजा वो ऐसे इंसान की या फिर ऐसी संस्था का खोज करते हैं जिसको वो थोड़े बहुत पैसे दे दें और उन पैसों की बदौलत वो इनके बच्चों को पाले पोसें और बाद में किसी जरूरतमंद को, जिनको बच्चों की जरूरत हो, उनको ये बच्चे दे दें या बेच दें या फिर चाहे जो करें। अब अमेलिया इस चीज को भापती है, भापने के बाद एक बेबी फार्म खोलती है। बेबी फार्म खोलने के बाद यहाँ से उसकी गाड़ी पटरी पे आती है, ढेर सारे लोग आते हैं, अपने बच्चों को देते, साथ में कुछ पैसे देते, ये बच्चों को पालती, उन्हीं पैसों में, उसी खर्च में इसके भी बच्चे पल रहे थे। लेकिन यहीं से इसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। दरअसल ये जब बच्चों को पाल रही थी तो कहीं ना कहीं जो पैसे आ रहे थे उन लोगों से, वो सारे के सारे पैसे इन बच्चों को पालने में खर्च भी हो जा रहे थे। यानी इसकी जो बचत थी, इसका जो प्रॉफिट था, वो ज़्यादा कुछ था नहीं। अब एक तरफ ढेर सारे पैसे आ रहे हैं लेकिन उसी रेट से ख़त्म भी हो जा रहे हैं। लिहाजा अमेलिया सोचती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज़्यादा पैसे ना खर्च हो। अब इसका एक ही उपचार था कि बच्चों के ऊपर जो खाने पीने पे, पालन पोषण पे खर्च हो रहा है, उस पैसे को कम किया जाए। इसके बाद अमेलिया बच्चों को खाना पीना ठीक तरीके से देना बंद करने लगती है। 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना देती। थोड़े बहुत पैसे बचने लगे। अब इसके मन में और लालच आया। 3 टाइम 2 टाइम से घटते घटते ये 1 टाइम खाना देने लगी और पैसे बचने लगे। इसके मन में और लालच आया और हद तो तब हो गई जब इसने बच्चों को खाना देना बंद कर दिया। अब बच्चे खाना नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। 2 दिन में, 3 दिन में एक बार खाना पा रहे थे। इसी बीच एक माँ, जिसने अपने बच्चे को इस बेबी फार्म पे छोड़ा था, लेकिन बाद में उसके दिमाग में क्या कुछ आया, वो अपने बच्चे की कस्टडी वापस लेने के लिए आती है तो देखती है कि उसके बच्चे की लाश इसी फार्म में पड़ी हुई है।
अब ये चीज़ जब वो महिला देखती है, देखने के बाद एक तरह से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे वहाँ पे कमज़ोर पड़े हुए थे, सब मरने की हालत में थे। अब वो महिला फौरन पुलिस थाने जाती है, वहाँ पे सारी बात बताती है। पुलिस भी आती है, अमेलिया को उठाती है, थाने लाती है। थाने ले जाके सारी जांच पड़ताल होती है, मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस देश की कि कहीं से भी ये मामला एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया। ये जो महिला है, इसने जानबूझकर उन बच्चों को खाना नहीं दिया। दरअसल उस टाइम किसी बीमारी की वजह से भी कई लोग मर रहे थे। तो अमेलिया ने इस बात का हवाला दिया कि सारे बच्चे इसी बीमारी से मरे हैं, मैं तो लालन पालन बहुत सही तरीके से कर रही हूँ। 5-6 महीने मामला चलता है। मामला चलने के बाद ये मामला जो इसका फैसला होता है अमेलिया के हक में होता है। लेकिन जैसे ही अमेलिया छूटती है, अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ये जो बच्चे हैं मेरे घर पे मरते हैं, मेरे फर्म पे मरते हैं या फिर मेरे नाम पे मरते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भांडा फूटेगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, मुझे जेल भी हो सकती है। लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए ताकि ना बच्चों की लाशें मिले, ना कहीं से मेरा नाम आए। अमेलिया घर पे जाती है, बाकायदा सोचती है। सोचने के बाद अमेलिया प्लान बनाने लगती है और इसी प्लान के तहत इसके दिमाग में बड़ा खतरनाक आइडिया आता है। दरअसल वह अमेलिया अपने नाम के अलावा बाकी कई नामों से बेबी फर्म के पर्चे छपवाती है। किसी दूसरे नाम से, अपने मर चुके पति के नाम से, जिस पति से इसका तलाक हुआ था उसके नाम पे पर्चे छपवाती है। छपवा के पूरे इलाके में, पूरे शहर में बांट देती है। अब अलग अलग नाम पे अलग अलग लोग इससे कांटेक्ट करते, सबसे ये खुद बात करती, उनके बच्चों को लेती। लेने के बाद 1-2 दिन तक, 4 दिन तक पालती पोसती। जब से इस बात का एहसास हो जाता कि इसके जो माँ बाप हैं वापस नहीं आने वाले, जो जिन्होंने इसको पैदा किया है अब इसकी कस्टडी वापस नहीं लेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद उस बच्चे को बाकायदा उठाती। उठाने के बाद उसके मुंह पे टेप लगाती। टेप लगाने के बाद उसके गले पे टेप लगाती और उसी टेप से उस बच्चे का गला घोटती। गला घोटने के बाद उसकी बॉडी को वहीं के थेम्स नदी में ले जाके फेंक देती। 1 बॉडी फेंकती है, 2 बॉडी फेंकती है, 3 बॉडी फेंकती है। अब कहीं किसी बच्चे के बिना कपड़ों की लाश मिल भी रही थी, तो कहीं से बिना इसका नाम आ रहा था। और नदी में मछलियां भी थी, एलिगेटर भी थे, तो लाशों को खा भी ले रहे थे। इसका काम बड़ा सही चल रहा था। ये माँ बाप से पैसे लेती, बच्चों को 1-2 हफ्ते पालती, पालने के बाद उनको मार के फेंक देती, सारे के सारे पैसे बच जाते। कई बार माँ बाप अगर चेक करने आते तो वो कहती कि किसी जरूरतमंद ने आपके बच्चे को गोद ले लिया है। अब ये कौन है, कहाँ से है, मुझे ज़्यादा पता नहीं। माँ बाप को भी लगता कि चलो ठीक है, हम पाल पोस नहीं सकते थे, जिसको बच्चे की जरूरत थी उसने गोद ले लिया। यानी अब इसे न कहीं से कोई डर था, न कहीं से कोई संदेह था। लिहाजा अब ये बड़े आराम से उन बच्चों को मार के फेंक रही थी और उनके नाम पे माँ बाप से पैसे ऐंठ रही थी। न कहीं से कोई डर था, न कहीं से कोई दिक्कत थी। लेकिन इसी बीच लगभग 3 अप्रैल 1896 को, सोच के देखिए कि 1880 से ये काम कर रही थी, समय बीतता गया, 1896 आ चुका था। 3 अप्रैल 1896 को एक मछुआरा नदी में जाल फेंकता है। जाल फेंकता है, जाल फेंकने के बाद उसके जाल में एक पैकेट फंसता है। उसको खींच के बाहर निकालता, उसको लगता है कि किसी की कोई चीज़ है जो किस्मत से मुझे मिल गई है। लेकिन जैसे उस पैकेट को खोलता है, इस मछुआरे की चीख निकल जाती है। दरअसल उस पैकेट में एक बच्चे की सड़ी गली लाश थी। उस लाश को देखता है, देखने के बाद फौरन चौंकता है, भाग के थाने जाता है, सारी चीज बताता है। पुलिस आती है, लाश की जांच पड़ताल करती है। उस बच्चे की लाश के गले पे एक टेप लगा हुआ था, मुंह पे भी टेप लगा हुआ था, लेकिन उसी टेप में एक आई कार्ड चिपक गया था और वो आई कार्ड इसी अमेलिया के घर का था। अब ये चीज अमेलिया की बुरी किस्मत कहें या फिर वहां के लोगों की अच्छी किस्मत, जैसे ही पुलिस देखती है, आई कार्ड को पहचानती है, आइडेंटिफिकेशन करती है, भाग के अमेलिया के घर पहुंचती है और जैसे ही अंदर पहुंचती है,
अंदर का जो मंजर था, अंदर का जो सीन था, उसे देखने के बाद बड़े से बड़े कलेजे वाले पुलिस वालों के भी मुंह से उल्टियां निकल चुकी थी। दरअसल अंदर फर्श पे लगभग 50 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। कई कई लाशें सड़ रही थी, कहीं खून की बदबू आ रही थी, कहीं मांस के सड़ने की बदबू आ रही थी। अब ये सारी चीज देखने के बाद पता किया जाता है कि इस फर्म की मालकिन कहाँ है। तो पता चलता है मुखबिरों से, आसपास के लोगों से, कि हाल में ही वो नदी के पास देखी गई है। पुलिस वाले भाग के नदी के पास जाते हैं, वहीं से थेम्स को, माफ कीजिएगा, अमेलिया को उठाते हैं। उठाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो अमेलिया ऑन द रिकॉर्ड 400 से ज्यादा बच्चों के मारने की बात को स्वीकारती है। अब ये चीज जब पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से उनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि उनके सामने जो महिला बैठी हो 400 बच्चों का कत्ल कर चुकी है। अगर इस मामले को ये कोर्ट में लेके गए और कहीं सबूत के अभाव में ये महिला छूट गई तो ये देश के लिए कितना बड़ा कलंक होगा। लिहाजा पुलिस वाले मुकदमा चलाने से पहले पूरे नदी को एक तरह से छान मारते हैं और लगभग 10 दिनों के अंदर ही 50 से ज्यादा बच्चों की लाशें बरामद करते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें स्टेब्लिश की जाती हैं, सारे चार्जशीट बनाए जाते हैं, मामला कोर्ट में जाता है। और इस मामले में हमारे देश के कानून से वहाँ का कानून बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको गवित सिस्टर की, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड 42 से ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया था। वो आज भी जेल में बंद है, उनको कोई सजा नहीं हुई। सजाए मौत मिलने के बाद भी उनको फांसी नहीं हुई। 2020 में उनकी फांसी को बदल दिया गया उम्र कैद में। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे गवित सिस्टर की कहानी आप सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। तो जैसे ही ये मामला चल रहा था, मामला कोर्ट में गया तो 1896 में 3 अप्रैल को ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। 15 से 20 दिनों के अंदर ही इस महिला को सजाए मौत दे दी जाती है और 18 जून 1896 को इस महिला को फांसी दे दी जाती है। और इसी के साथ पूरे ब्रिटेन की अब तक की सबसे खूंखार सीरियल किलर की कहानी खत्म होती है। मैंने कई रिकॉर्ड्स खंगाले, कई सारी चीजें चेक की। सारे रिकॉर्ड में, सारी चीजों में अब तक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर पूरे ब्रिटेन में न कभी पहले पैदा हुआ था, न आज तक कभी पैदा हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। 2-3 दिनों बाद सुना रहा हूं तो वो रिदम शायद आज ना रहा हो। आई होप मैंने ट्राई बढ़िया किया था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा और आप गवित सिस्टर की कहानी जरूर जाके सुनिएगा, काफी अच्छी कहानी है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।